नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम हर हफ्ते एक किताब का मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं। पिछले हफ्ते में ये काम नहीं हो पाया था, तो हमने सोचा आज इसको सोमवार को कर लिया जाए। तो आज हम जो जिस पुस्तक पर बात करेंगे वो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार मैग्सेसे अवार्ड्स, रेमान मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए रविश कुमार की किताब है बोलना ही है। ये ये पुस्तक वैसे तो 2019 में के अक्टूबर में प्रकाशित हो गई थी और इसके 8 संस्करण अभी तक छप चुके हैं। और वो और ये जो है 8वां संस्करण है जो मेरे हाथ में आया, और मैंने कहा इसलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी है। और ये किताब को चित्र दिखाया इसका। ये किताब रविश कुमार की चुनिंदा किताबों में से है और ये इसका शीर्षक है बोलना ही है। तो ऐसे समय में जब सब तरफ से मौन छाया हुआ हो, उस समय कोई इस चुनौती को स्वीकार करे और कहे कि बोलना ही है, एक बहुत बड़ा काम है देश के लिए और हम सब के लिए। और इसमें किताब का नाम बोलना ही होगा और लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में ये बोलने की बात करते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो सरकार, मीडिया और जनता की हकीकत को कहते हुए भी, हकीकत की बात करते हुए सबको आईना दिखाते हैं। रविश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, तभी ये पुस्तक लिखी। वे वरिष्ठ पत्रकार हैं और एनडीटीवी में लंबे समय तक वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रहे। जब एनडीटीवी को अडानी सेठ ने राय फैमिली पर दबाव बनाकर खरीद लिया, तब रविश कुमार ने इस्तीफा देकर यूट्यूबर बन गए। रविश कुमार ने यूट्यूबर पर भी अपने सब्सक्राइबर का 1 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही जल्दी छू लिया, जो एक रिकॉर्ड है। लोग उन्हें एनडीटीवी पर रविश की रिपोर्ट वाले रविश के रूप में ज़्यादा जानते रहे हैं। रविश की एनडीटीवी पर नौकरी सीरीज भी काफ़ी लोकप्रिय रही। इसका फ़ायदा उन्हें यूट्यूबर के सब्सक्राइबर बनाने में भी मिला। जितने भी यूथ थे और नौकरी सीकर थे, जो नौकरी की या तो वैकेंसी नहीं निकल रही थी या वैकेंसी निकल रही थी, एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, एग्ज़ाम हो रहे तो कई सालों तक उसका रिजल्ट नहीं आता था और नियुक्तियां नहीं मिलती थी। पास करने और इंटरव्यू फेस करने के बाद भी नियुक्तियां नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने इस नौकरी सीरीज को शुरू किया। और उस समय रविश कुमार खुद ही बताते थे कि बहुत से लोगों को उस नौकरी सीरीज के बाद नियुक्ति पत्र मिले। राजकमल प्रकाशन की लप्रेक श्रृंखला में प्रकाशित उनकी पुस्तक इश्क में शहर होता एक मानक बन चुकी है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद ए सिटी हैपन्स इन लव स्पीकिंग टाइगर से प्रकाशित हो चुकी है और कमेतर विधा में पहली किताब बोलना ही है भी राजकमल प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का पहला संस्करण 22 अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुआ था। यह इसका 8वां संस्करण जनवरी 2025 में प्रकाशित हुआ है। लगभग
लोग लगभग 2020 पृष्ठ की ये पुस्तक पेपरबैक एडिशन है और इसका मूल्य 299 रुपये है। रवीश कुमार ने इस पुस्तक में भूमिका स्वयं लिखी है और वो लिखते हैं कि भूमिका में वो सब लिखना चाहिए जो आप किताब में लिख नहीं पाते हैं। वे लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यह पुस्तक वो भी पढ़ें जो इसका विरोध करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इससे सहमत हैं या असहमत हैं। उन्होंने इस पुस्तक को नायना, तनिका और तनिषा को समर्पित किया है। तो ये इसकी किताब की पृष्ठभूमि जो मैंने बताई, कवर पेज और इससे जुड़ी हुई बातें और थोड़ा रवीश कुमार का परिचय। अब मैं आपको पुस्तक के अंदर की बात बताता हूँ। इस पुस्तक में बोलना ही है, डर और झूठ के समय में सच की आवाज है। कभी कहा गया था लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन आप आज जो है जनता फॉलोअर बन गई है, अंधभक्त है और डरी हुई है, सहमी हुई है जनता। क्योंकि जो सवाल पूछता है उसे देशद्रोही कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता। यूएपीए या एएनआई में एफआईआर हो जाती है और जिसमें सालों तक जमानत नहीं होती। उमर खालिद का केस तो आपके सामने है ही, 6 साल से वो जेल में है और उनकी सुप्रीम कोर्ट तक जमानत लेने को तैयार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि जमानत मतलब आरोपियों का, मतलब जो आरोपी हैं उनका अधिकार है। अगर उससे कोई खतरा न हो तो उसे जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन फिर भी उमर खालिद को और ऐसे कई लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिली और बहुत सारे लोगों को बहुत सालों तक जमानत नहीं मिली। इसी मौन और डर के बीच में रवीश कुमार लिखते हैं बोलना ही है। इस पुस्तक में 12 अध्याय हैं। बोलना क्यों जरूरी है? रवीश लिखते हैं जब लोग बोलना बंद कर देते हैं तो सत्ता के सत्ता बेखौफ हो जाती है। आज हमारा मीडिया भी सत्ता के विरुद्ध नहीं बोल रहा है, लेकिन रवीश मानते हैं कि लोकतंत्र में मौन भी एक राजनीतिक बयान होता है। अगर नागरिक चुप हैं, फिर से मैं पढ़ता हूं इसको, अगर नागरिक चुप हैं तो सत्ता का अन्याय सामान्य बन जाता है। मतलब सत्ता जो है बेखौफ होकर के अन्याय करती है अगर लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, इसलिए उसका विरोध करना जरूरी है। सत्ता से सवाल पूछना अपराध नहीं है, जागरूक नागरिकता का प्रमाण है। लोकतंत्र केवल चुनाव और वोट नहीं होता, ये रोज सवाल पूछने की प्रक्रिया है। राष्ट्र वही है जो सत्ता से बड़ा नागरिक होता है। राष्ट्र वही है जहां सत्ता से बड़ा नागरिक होता है, जहां असहमति को देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र की सांस माना जाता है। असहमति का सम्मान ही लोकतंत्र है, ऐसा हमने पहले भी सुना है। मीडिया और झूठ का साम्राज्य अध्याय में खुलकर कहते हैं रवीश कुमार, भारत का मीडिया सत्ता की गोद में बैठा है और इसलिए गोदी मीडिया कहलाता है। जब पत्रकार डर जाए तो जनता अंधी हो जाती है, या झूठ राष्ट्रवाद का पर्याय बन जाता है। संस्कृति और राष्ट्र का अर्थ अध्याय में रवीश कहते हैं, संस्कृति सिर्फ मंदिर, नारा या पोशाक नहीं है। संस्कृति वह है जो आपको दूसरे के दर्द से जोड़ती है। लेकिन असली संस्कृति करुणा है, जहां हर इंसान का सम्मान होता है। अगले अध्याय प्रतिरोध और उम्मीद।
भले ही डर का ये दौर हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी सच बोलता है तो लोकतंत्र पूरी तरह मर नहीं सकता। बोलना ही प्रतिरोध है और प्रतिरोध ही उम्मीद है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि चुप रहना अब विकल्प नहीं है। अगर आप मौन हैं तो आप भी इस अन्याय में भागीदार हैं। आज बोलना मुश्किल है, लेकिन बोलना ही जरूरी है। रवीश कुमार की यह किताब सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, एक आमंत्रण है सवाल पूछने का, सोचने का और सच बोलने का। जो बोलता है वही लोकतंत्र को जिंदा रखता है। ये उनकी किताब के ऊपर हमारी बातचीत थी। इसमें इस पुस्तक के ऊपर कुछ राय आई है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। रवीश कुमार की ये किताब ये नयनतारा सहगल ने लिखी है। रवीश कुमार की ये किताब बोलना ही है इस बात की पड़ताल करती है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस किस रूप में बाधित हुई है, परस्पर संवाद और सार्थक बहस की गुंजाइश कैसे कम हुई है, और इससे देश में नफरत और असहिष्णुता को कैसे बढ़ावा मिला है, कैसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, मीडिया और अन्य संस्थान एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में हमें विफल कर रहे हैं। इन स्थितियों से उबरने की राह खोजती यह किताब हमारे वर्तमान समय की वह दस्तावेज है जो स्वस्थ लोकतंत्र के हर हिमायती के लिए संग्रहणीय है। यह पुस्तक साहसी और आज के लिए बेहद प्रासंगिक है। हर भारतीय को इसको पढ़नी चाहिए। ये नयनतारा सहगल जो ने लिखा है। अब ये अनुराधा रमन है, एक द हिंदू की पत्रकार हैं, उनकी टिप्पणी है। रवीश कुमार किताब के हर पन्ने पर हमें उन खतरों से आगाह करते हैं जिसमें आजकल हम गिरे हुए हैं। वे एक सीधा साधा सवाल करते हैं, क्या आपको फेक न्यूज़ दिखाने के आरोप का खतरा उठाते हुए सच को सामने लाना चाहिए या सत्ता का चीयर लीडर बनकर उसकी वाहवाही करने में लगे रहना चाहिए? अपने सवाल के जवाब में रवीश समझौते की मिलावट से दूर पहले सवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये किताब हमारे दौर का आईना है। रवीश का भारत सुंदर नहीं है। जो भारत हमें यहाँ दिखता है वो एक निर्दयी और भयभीत नागरिकता का देश है, और यही वजह है कि एक जुनूनी की तरह रवीश एक बेहतर दुनिया तलाश करने की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा देश जो नफरत और हिंसा से मुक्त हो। बोलना ही है ईमानदारी, उत्साह और उम्मीद से भरी हुई किताब है। ये हमारे भीतर एक हलचल पैदा करती है। आशा है कि आप आगे जाकर ये किताब एक सार्थक बहस का रास्ता खोलेगी। गीता शेषु बिबलिया। तो इस तरह से कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा है। सबको मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक आध और मैं पढ़ूंगा। ये संदीप सिन्हा है, द ट्रिब्यून अखबार से हैं, पत्रकार हैं। रवीश कुमार की ये किताब देश की स्थिति को जस का तस हमारे सामने रख देती है। इस बात की जांच करती है कि कैसे सांस्थानिक, मानसिक और शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल कर बहस, संवाद और सामाजिक सद्भाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार कभी तटस्थ नहीं रह सकता, एक पक्ष उसे लेना ही पड़ेगा, भले ही उनके विचारों से कोई सहमत हो या न हो।
एक पत्रकार के रूप में रवीश ने अपने काम में एक मुकाम हासिल किया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां बहुत सटीक बैठती है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इसी तरह से चित्रा हंधेम द इम्फाल प्रेस से है। इस किताब को अच्छी ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, इस पर पूरी बहस होनी चाहिए। हर चिंतक और हर पत्रकार को इसे सावधानी से पढ़ना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये किताब हम सभी लोगों को किम कर्तव्य मूड हो जाने से सचेत करती है और साथ आने का आश्वासन करती है। हमें उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए देश के आज के हालात में निराश हैं। ये किताब प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो घृणा और धर्मांधता से सामना होने पर मुंह फेर लेता है। ये उस मीडिया संस्थानों के लिए हिम्मत को वापस हासिल करने की गाइड है जो सरकार की आलोचना करने से घबराते हैं। इसके साथ ये भारत और भारतीयों के हमारी आंखों के सामने बदल जाने की दस्तावेज है। ये प्रिया रमानी स्क्रॉल इन की है। जब हम लोग झूठ, अफवाह और डर की इस सर्द रात से गुजरकर गुनगुनी सुबह में दाखिल होंगे, तब ये किताब बीते वक्त की याद ईमानदारी से दिलाती रहेगी। इस किताब को पढ़ते हुए कई बार लगता है कि कुमार निराशावादी हो रहे हैं, लेकिन ये किताब आशा से भरी है। ये आशा, एकता, करुणा की अलग जगाती है। ये पुस्तक समकालीन भारत की वस्तुस्थिति से सटीक आलोचना है और इसके छपकर आने के लिए आज से बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सकता था। ये कुछ टिप्पणियां हैं जो इस किताब पर लोगों ने अपनी तरफ से की है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और एक नया संसार बनाने का सपना हम भी देखते हैं और हम हर बातचीत में और हर संवाद में ये बात कहते हैं कि एक नया संसार हमको बनाना है जिसमें कोई अन्याय न हो, कोई भूखा न रहे, कोई सबको समान अवसर मिले। एक ऐसा संसार हमको बनाना है। उसके लिए ये किताब बहुत ही उपयोगी है, इसे पढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी दूसरे विषय पर बातचीत के लिए। जय भारत।